फाइनल इंस्पेक्शन टीम के सदस्य के रूप में मेरे साथ उपस्थित JNV पठानकोट के माननीय प्राचार्य डॉक्टर सुमित जी, इस विद्यालय के प्रभारी उप प्राचार्य सह प्रभारी प्राचार्य श्री राकेश जायसवाल जी, इस विद्यालय के सभी सम्मानित विद्वान शिक्षकवृंद और इस ऐतिहासिक पावन भूमि उधमपुर जिले के सभी होनहार प्यारे बच्चों, सबों को सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। प्यारे बच्चों, हम सब एक परिवार के रूप में यहाँ इकट्ठे हैं। मैं तुम्हारे लिए अजनबी हो सकता हूँ, लेकिन यह विद्यालय तुम्हारे लिए अजनबी नहीं है। कभी जानने समझने की कोशिश की कि कभी कभी बीच में कुछ अजनबी लोग हमारे विद्यालय में क्यों चले आते हैं और हमारे रोजाने के दैनिक आदतों में क्यों दखल डाल देते हैं। अभी हम लोग नहीं होते तो तुम अपनी अपनी कक्षाओं में होते और शिक्षक तुम्हें पढ़ा रहे होते, तुम पढ़ रहे होते, लेकिन उन पुरानी परंपराओं, नियमित रूप से चलने वाली गतिविधियों का आज क्यों बाधित किया गया? कभी सोचा? रोज तुम यहाँ खड़े होकर प्रार्थना करते थे, 20 मिनट में की प्रार्थना के पश्चात अपनी अपनी कक्षाओं में जाते थे। आज तुम्हें यहाँ बैठने के लिए कहा गया, आज हम लोगों की बातें सुनने को कहा जा रहा है। कभी सोचा? नहीं सोचा। सोचना चाहिए। एक फाइनल इंस्पेक्शन के बारे में कहा जाता है, यह एक वार्षिक परंपरा है, वार्षिक गतिविधि है, जिसके अंतर्गत कुछ अधिकारी संभागीय कार्यालय से, मुख्यालय से विद्यालय में पधारते हैं, आते हैं और यह जांचने समझने की कोशिश करते हैं कि जिन लक्ष्यों, जिन उद्देश्यों को लेकर यह पूरा सिस्टम, यह पूरा संस्थान काम कर रहा है, वह उद्देश्यों को पूरा कर रहा है अथवा नहीं। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा विद्यालय, हमारे संस्थान सफल है या नहीं। जिन उद्देश्यों, लक्ष्यों को लेकर, जिस मिशन को लेकर, जिस विजन को लेकर इतने बड़े संस्थान की स्थापना की गई है और जिसमें हमारे मित्र संदीप जी ने कहा करीब 4000 करोड़ सालाना खर्चे किए जाते हैं, तो आखिर वजह क्या है? क्या वापस हमें पाना है, क्या देखना है? इसी के सिलसिले में कुछ अधिकारी विद्यालय जाते हैं, साल में कम से कम 1 बार 2 बार वहाँ भ्रमण करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि ये 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए वो कहाँ गए, उन 4000 के बदले में वापस क्या मिला। देश का इतना बड़ा संसाधन, इतनी बड़ी रकम खर्च की गई तो उसके ऊपर कितना प्रतिफल आया। अगर कोई व्यक्ति अपने 4000 करोड़ रुपए बैंक में जमा कर दे, किसी कंपनी में लगा दे, तो सालाना अगर 10% भी रिटर्न अगर उस पर आ जाए 4000 करोड़ के, तो कम से कम 40 करोड़ रुपए उसे साल में मिल जाएंगे। तो वो देखना, हर कंपनी जब इन्वेस्ट करता है, कोई संस्था में जब कोई विनिवेश किया जाता है, तो इस उम्मीद से किया जाता है कि उसका कुछ लाभांश, उसका प्रतिफल मिले। ये इतनी बड़ी संस्था है और इसमें इतना बड़ा निवेश किया गया है,
इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आखिर क्या वजह है? उन वजहों को देखने समझने के लिए हम लोग विद्यालय में आते हैं और जांचने परखने की कोशिश करते हैं कि उन मानदंडों पर, उन मानकों पर हमारा विद्यालय काम कर रहा है अथवा नहीं। आपके भी होने की यहाँ वजह है, आप यहाँ बेवजह नहीं हैं। इस जिले में बहुत से बच्चे होंगे, हजारों बच्चे होंगे, और जब JLST की परीक्षा हुई होगी 3000-4000 बच्चों ने उसमें परीक्षा दी होगी, लेकिन इस विद्यालय में चयन मात्र 80 बच्चों का हुआ होगा, और 80 बच्चे हर साल आते हैं, बाकी सब बच्चे छट गए होंगे, वापस अपने घर चले गए होंगे। इन 80 बच्चों को मान कर लिया गया कि ये जिले के सबसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सबसे होनहार बच्चे हैं, इनमें दूसरों की तुलना में ज़्यादा काबिलियत है, इनमें दूसरों की तुलना में सीखने की ज़्यादा उत्कंठा है, क्यूरोसिटी है। ये बच्चे उत्कृष्ट हैं, ये बच्चे हमारे देश की संपत्ति बनेंगे, ये बच्चे हमारे देश के सबसे बड़े एसेट्स बनेंगे, ये बच्चे हमारे देश के लिए सबसे अच्छे संसाधन बनेंगे। और यह सोचकर देश ने आपको एडॉप्ट कर लिया, आपको अंगीकार कर लिया और कह दिया अपने माता पिता को कि अब अपने बच्चे की फिक्र आपको नहीं करनी है, आपको बच्चे के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करना है, शिक्षा के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचनी है। अब यह हमारी जिम्मेदारी हुई, यह देश की जिम्मेदारी हुई, यह सरकार की जिम्मेदारी हुई, यह संस्था की जिम्मेदारी हुई कि आपका बच्चा आज से मेरा बच्चा है, आपका बेटा मेरा बेटा है, आपकी बेटी मेरी बेटी है, उस पर जो भी खर्च होंगे हम करेंगे। हम अच्छे से अच्छा खाना देने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छे यूनिफॉर्म देंगे, अच्छे से अच्छे पढ़ने की व्यवस्था करेंगे, अच्छे से अच्छे फर्नीचर देंगे, अच्छे से अच्छे शिक्षक बहाल करेंगे, अच्छे से अच्छे खेल कूद का इंतजाम करेंगे, अच्छे से अच्छे नृत्य संगीत का इंतजाम करेंगे, अच्छे से अच्छी लाइब्रेरी बनाएंगे, अच्छे से अच्छे कंप्यूटर देंगे, अच्छे से अच्छे जो सुविधाएं हो सकती हैं एक बेहतर मानव बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा संसाधन बनने के लिए, वो सब हम करेंगे, आप फिक्र न करें। ये जिम्मेदारी तो हमने ले ली, नवोदय विद्यालय समिति ने ले लिया, लेकिन क्या हम आपको अच्छा इंसान बना पा रहे हैं? क्या आप एक अच्छा इंसान बन पा रहे हैं? क्या एक बेहतर इंसान बन पा रहे हैं? क्या अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए और अपनी दुनिया के लिए, और सबसे बड़ी बात अपने आप के लिए, क्या आप एक संसाधन बन पा रहे हैं? यह सोचने का वक्त है, यही देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। विडंबना यह है कि हमारे बच्चे हमारे संस्था के बारे में ही नहीं जानते। नवोदय विद्यालय समिति क्या है उन्हें नहीं पता, जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है उन्हें नहीं पता। 7 साल हमारे बच्चे रहते हैं विद्यालय में और अपने विद्यालय के बारे में नहीं जानते, नवोदय विद्यालय समिति के बारे में नहीं जानते। 7 साल रहने के बाद भी हमारे बच्चे 7 बातें नहीं सीख पाते। 7 साल रहने में कम से कम 10 से 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए प्रत्येक बच्चे पर खर्च हो जाता है, और दुर्भाग्य से हम अपने बच्चों को न तो बोलना सिखा पाते हैं, न लिखना सिखा पाते हैं, न सुनना सिखा पाते हैं, न पढ़ना सिखा पाते हैं, न एक अच्छी तमीज़ दे पाते हैं, न एक अच्छा तहजीब दे पाते हैं, न एक अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार दे पाते हैं। आखिर वजह क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? 7 साल जिंदगी के कम होते हैं क्या? और इसका एकमात्र कारण है, मैंने अपने रिसर्च से, अपने अनुसंधान से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि द ओनली रीजन, एकमात्र कारण बस यही है कि हम सबों से बुनियादी भूल हो गई है। बच्चे भी भूल कर रहे हैं, हमारे पढ़ाने वाले लोग भी भूल कर रहे हैं, और उस भूल का नतीजा पूरा संस्था भुगत रहा है। वो कौन सी भूल है?
जब मैं प्रिंसिपल हुआ करता था तो छोटे छोटे बच्चे छठे में नामांकन के बाद जब आते थे तो मैं उनके बीच जाकर अपने ऑफिस में बुलाकर मैं एक सवाल पूछता था उनसे। वो सवाल यह होता था कि मेरे बच्चे तुम कहाँ आए हो, मेरे बच्चे तुम कहाँ आए हो, वेयर यू हैव टू कम। तो बच्चे जवाब देते थे, बड़े मासूम बच्चे, छोटे छोटे अभी बच्चे बैठे ना आपकी तरह, तो सर मैं विद्यालय आया हूँ, मैं स्कूल आया हूँ। मैं कहता वेरी गुड, बहुत अच्छा। दूसरा सवाल मैं पूछता था कि मेरे बच्चे तुम किस लिए आए हो। दूसरा सवाल मेरा होता था कि वाई डू यू हैव कम हियर, क्यों आए हो। तो बच्चे कहते थे सर मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। क्यों आए हो, पढ़ने के लिए आया हूँ। एक सबसे बड़ी गलती हो गई यहीं पर। शिक्षक से मैं पूछता हूँ आप क्या काम करते हैं, क्यों यहाँ हैं, तो कहते हैं मैं पढ़ाने के लिए हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। दूसरी गलती यहाँ हो गई। फिर यहीं से सारी प्रक्रिया खत्म हो गई। अब कुछ नहीं होगा। बीज पत्थर पर पड़ गए, मिट्टी में नहीं पड़ा। मिट्टी में पड़ते बीज तो शायद पनपते, उगते, कुछ फूल खिलता, लेकिन बीज पत्थर पर पड़ गए। या फिर मिट्टी में भी बीज पड़े तो ऊपर से पत्थर रख दिए गए, अब बीज पनपेगा नहीं, कोई पौधा नहीं निकलेगा। मैं जानना चाहता हूँ बच्चे कि पढ़ना तो सीखा नहीं, फिर कैसे पढ़ोगे। लिखना तो सीखा नहीं, कैसे लिखोगे। बोलना तो सीखा नहीं, कैसे बोलोगे। सुनना तो सीखा नहीं, कैसे सुनोगे। तो भूल सुधारने का वक्त आ गया है। पहले एहसास करो, महसूस करो कि गलती हुई है, और आज के बाद से मैं तुम्हें कह दूं, कोई भी पूछे यहाँ क्यों आए हो, ये मत बोलना कि पढ़ने आया हूँ, लिखने आया हूँ। बोलना कि मैं सीखने आया हूँ। क्यों आए हो, सीखने। तो सीखने की प्रक्रिया जब तक नहीं होगी तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम लिख नहीं पाओगे। हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, हाउ टू स्पीक, हाउ टू लिसन, हाउ टू बी ए गुड ह्यूमन, यह एक कौशल है, एक स्किल है, ये सीखना पड़ता है। इस मंच पर आकर मैं किसी को बोलूं आकर एक गाना गा दो, वो नहीं गा सकता। क्यों नहीं गा सकता, क्योंकि गाना सीखा जाता है, बिना सीखे कोई गा ही नहीं सकता। मैं किसी को बुलाऊं मंच पर, गा दोगे, एक खूबसूरत गाना गा दोगे, नहीं गा सकते। क्यों, क्योंकि सीखने के लिए, गाना गाने के लिए रियाज करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तब वो गीत गाने लायक होता है। उसकी आवाज़ से निखरती है, उसमें लय आती है, सुर आता है, ताल आता है, रिदम दिखता है, तब वो मेलोडियस बन जाता है, वो संगीतमय बन जाता है। वरना बिना सीखे तो शिक्षा भी वही है। हमें पढ़ना भी सीखना पड़ता, हाउ टू रीड करेक्टली। हमें लिखना भी सीखना पड़ता है, हाउ टू राइट करेक्टली। हमें सुनना भी सीखना पड़ता है, हाउ टू लिसन करेक्टली। हमें बोलना सीखना पड़ता है, हाउ टू स्पीक करेक्टली। हमें अच्छा इंसान बनना सीखना पड़ता है। बिना सीखे हम कुछ नहीं कर सकते, और न तो आप सीख रहे हैं, न शिक्षक आपको कुछ सिखा रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक ऐसे विशेष सर्किल में हम और आप घूम रहे हैं जहाँ एक परंपरा स्थापित हो गई है, और उसी में बस संस्कृति में हम घूमे जा रहे हैं, हासिल कुछ नहीं हो रहा है, नतीजे कुछ नहीं निकल रहे हैं। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि 7 साल बच्चे सीखें और 7 साल हमारे शिक्षक सिखाएं तो उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं बन जाए, उसकी हिंदी अच्छी ना बन जाए, उसका तीसरा लैंग्वेज क्या है, उर्दू अच्छा ना बन जाए। 7 साल जिंदगी के इतने खूबसूरत समय हैं कि इसी में सीखा जा सकता है। इतना मिटाया हुआ स्लेट है, बोर्ड, तुम्हारे दिल दिमाग इतने साफ सुथरे हैं, उस पर जो लिख दिए जाएंगे एक बार में लिखे जा सकते हैं, एक बार में आदतें पकड़ी जा सकती हैं। छोटे बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, तेज, बड़ी प्रखर नज़र होती है। उनकी याद करने की शक्ति बहुत तेज होती है, उनमें क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, सवाल उठाने के क्वेश्चन बड़े होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से
हमारे बच्चे कोई सवाल नहीं उठाते, कोई प्रश्न नहीं पूछते, नतीजा उनकी क्यूरियोसिटी दब जाती है। सीखने की प्रक्रिया क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से शुरू होती है। जब तक जिज्ञासा नहीं हो तब तक हम सीख नहीं सकते। देने की चीज़ दी जा सकती है, लेने वाली चीज़ कैसे दी जा सकती है? शिक्षा एकमात्र दुनिया में चीज़ है, ज्ञान एकमात्र चीज़ है जो ली जाती है, और लेने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, अभ्यास करना पड़ता है, उस दिशा में चलना पड़ता है, तब चीज़ें मिलती हैं। देने की चीज़ बेटे भोजन है, भोजन दिया जा सकता है, लेकिन ज्ञान दिया नहीं जाता। देने के लिए तुम्हें किताबें दी जा सकती हैं, ज्ञान नहीं दिया जा सकता, शिक्षा नहीं दी जा सकती, वो हासिल करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। देने के लिए तुम्हें भोजन दिया जाएगा, भूख नहीं दी जा सकती, भूख तो पैदा की जाती है। देने के लिए पानी दिया जा सकता है, अच्छे मिनरल वाटर दे देंगे, लेकिन तुम्हें प्यास नहीं दी जा सकती, प्यास पैदा करनी पड़ेगी। तुम्हें देने के लिए खूब अच्छे मैट्रेस दिए जा सकते हैं, हाँ, बहुत शानदार कंफर्टेबल आरामदायक मैट्रेस दिए जाएंगे, चादरें दी जाएंगी, गद्दे दे दिए जाएंगे, लेकिन नींद, आंखों में नींद पैदा किए जाते हैं। देने के लिए तुम्हें बहुत कीमती घड़ियां दी जा सकती हैं, लाखों की, करोड़ों की, रोलेक्स वाली, लेकिन समय नहीं दिया जा सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्यूरियोसिटी पैदा करो, जिज्ञासा पैदा करो, सीखने की ताकत पैदा करो, और जब सीख लोगे ना तो वो चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी। दुर्भाग्य से हम लोग सीखते नहीं हैं, सीखने की भूख नहीं है। तो क्रिएट एपेटाइट टू लर्न। मैंने क्या कहा? क्रिएट एपेटाइट टू लर्न। सीखने की भूख पैदा करो। जब वो जिज्ञासा, वो ताकत आती है ना किसी चीज़ को पाने की, तो फिर हम दूसरों से अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, सीखी गई चीज़ें ही काम आती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी वो नहीं है जो हमें मिलती है, जिंदगी वो नहीं है जो हमें मिलती है। मैंने क्या कहा? जिंदगी वो है जिसे हम बनाते हैं। तो आपके पास कोई सपना है, कोई गोल है, जिंदगी को कैसा बनाना चाहते हैं आप? हम अभी इनसे प्रिंसिपल साहब को बोले कि A4 पेपर मुझे ला दीजिए, एक बंडल, उसमें 500 पन्ने होंगे, 500 बच्चे भी बैठे होंगे, और एक एक मैं वो पन्ना आपको दे दूँ, एक एक कागज़ आपको दे दूँ, A4 पेपर दे दूँ, और मैं बोलूँ कि शाम को हमें वापस कर दो। क्या जैसे मैं कागज़ आपको दूंगा वैसे ही वापस आएगा? वो कागज़ वैसे ही वापस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कोई कागज़ मुझे फाड़ कर दे देगा, कोई कागज़ ऐसा था वैसे ही देगा, कोई कागज़ गंदा करके देगा, कोई कागज़ में कोई कविता लिख के देगा, कोई कागज़ में शेर शायरी लिख देगा, कोई कागज़ में कहानी लिख देगा, कोई कागज़ में कोई चित्र बना देगा, कोई कागज़ में चुटकुला लिख देगा। वापस जाएगा, आएगा कागज़ तो अलग हो जाएगा। अब जिसके मन में जो चीज़ होगी वह कागज़ पर उतर जाएगा, जिसके मन में गंदगी होगी कागज़ गंदा हो जाएगा, जिसके मन में कविता होगी कविता लिख देगा, जिसके मन में जो प्रतिभा होगी, आइडिया होगा, वो सब कागज़ पर उतर आएगा। मैं अभी एक एक कागज़ दूँ सबको, आप एक एक कागज़ दे दीजिए सबको, और शाम में सब अपने कागज़ मेरे को वापस कर दो, देख लेना वो कागज़ बिल्कुल अलग हो जाएगा। कागज़ बस कागज़ नहीं रहेगा। तैसे कोरे कागज़ की तरह तुम सब यहाँ आए हो, और सब पर एक खूबसूरत कविता लिखी जा सकती है। सबकी ज़िंदगी एक खूबसूरत कविता, एक खूबसूरत गज़ल बन सकती है, एक खूबसूरत कहानी बन सकती है। तो मेरे बच्चे, ज़िंदगी बस एक कहानी है। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी बस एक कहानी है जिसमें थोड़ा सा बुलबुला और ढेर सारा पानी है। ज़िंदगी बस एक कहानी है जिसमें थोड़ा सा बुलबुला और ढेर सारा पानी है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा। बिना सीखे ना तुम बोल सकते हो, ना लिख सकते हो, ना सुन सकते हो, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? वही लोग आज दुखी हैं, वही लोग आज बीमार हैं, वही लोग आज पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, बीमारियों में हैं, तकलीफ में हैं, जिन्होंने ज़िंदगी से कुछ सीखा नहीं।
कि जिंदगी जी कैसे जाती है। यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग। जिंदगी जीने की कला सीखनी पड़ती है, और जब तुम सीख लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है, शानदार बन जाती है। तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, और सीखने की प्रक्रिया कभी से भी शुरू की जा सकती है। उसके लिए कोई निर्धारित दिन नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा। आँख आधी रात को खुल जाए, होश हो जाए और अपने आप के बारे में पता चल जाए तो बस समझो तुम्हारी सुबह हो गई। सूरज के उगने का इंतजार मत करो कि सुबह उगेगा तो सुबह होगी, तुम्हारी सुबह हो गई। शुरू करो, वही खूबसूरत दिन है। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। जब जाग जाते हो, शुरू कर देते हो, तो वही तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत दिन है, वही सबसे अच्छा दिन है। तो अच्छा दिन लाना पड़ता है, अच्छे दिन आते नहीं, अच्छे दिन बनाने पड़ते हैं। यदि अब तुम चाहते हो कि ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मिले, तमाम सुख मिले, बहुत बेहतर इंसान बन के तुम अपने परिवार की, अपने देश की और अपने समाज की एक सेवा कर सको, तो तुम्हें बेहतर बनना पड़ेगा। ये सारे संसाधन इसलिए दिए जाते हैं कि हम कम से कम थोड़े से बेहतर मानव संसाधन बनाएं जो हमारे देश के काम आए। ये मत सोचना मेरे प्यारे बच्चों कि तुम पर जो खर्च हो रहा है ना, सरकार कर रही है। सरकार के पास पैसे के पेड़ नहीं है, बाग नहीं लगे हैं। उन पेड़ों से, बागों से पैसे तोड़ तोड़ कर सरकार लाएगी और लुटाती चलेगी, देती चलेगी। सरकार के पास नोट छापने की मशीनें नहीं हैं, जो मशीनों से नोट छाप छाप कर देती चलेगी सबको। ये जो पैसे आते हैं ना देश को, कुछ थोड़े से लोग देश में जो हैं बड़ी मेहनत करते हैं। ये मत सोचो कि तुम्हारी माँ का कुछ खर्च नहीं हो रहा, पिता का कुछ खर्च नहीं होगा, बल्कि ये सोचो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। तुम्हारे बदले तुम्हारे ऊपर होने वाले खर्चों को कोई और दे रहा है। हमारे जैसे लोग इस देश में 140 करोड़, इस देश में 5-6 करोड़ 7 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स देते हैं, अपनी आय पर कर चुकाते हैं, देश को देते हैं, और उनके चुकाए गए कर से ये देश चलता है। आखिर क्यों देते हैं? क्योंकि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। डिफेंस में, सेनाओं में, हमारे सशस्त्र बलों में ढेर सारे लोग काम करते हैं, देश की सीमाओं पर खड़े हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर, बंदूकें लेकर, ताकि किसी भी तरह, किसी भी दिशा से कोई दुश्मन हम पर आक्रमण न करे, हमारे देश के लोग शांति से घरों में सो सकें। उन्हें पैसा देना है। देश में शानदार और खूबसूरत चौड़ी सड़कें बने ताकि हमारा कहीं आना जाना आसान हो। देश में शानदार और खूबसूरत नवोदय की तरह स्कूल बने जहाँ गांव देहात के गरीब बच्चे आकर पढ़ें और ज़िंदगी का निर्माण करें, उन्हें सुविधाएं दी जाएं। इसलिए अच्छे शिक्षक बहाल किए जाएं, अच्छे अस्पताल बनाए जाएं, अच्छे डॉक्टर बहाल किए जाएं, अच्छे वैज्ञानिक काम करें, अच्छे हमारे रेलों में काम करने वाले लोग, अच्छी रेलें चलें, तेज रेलें चलें, हवाई जहाज चले, अच्छे एयरपोर्ट्स हमारे पास हो, अच्छे पोर्ट्स हमारे पास हो, अच्छी अच्छी मिसाइलें हमारे पास हो। तो इसके लिए पैसा चाहिए, और ये पैसा देश के कुछ लोग देते हैं, तो आप पर वो लोग खर्च कर रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, ये आप पर कर्ज है, आपको कर्ज चुकाना पड़ेगा। आप 7 साल रहेंगे, 10 से 15 लाख रुपए खर्च होंगे, और ये 15 लाख रुपए बड़ी कीमती हैं। अगर आपके माता पिता शहर के अच्छे स्कूलों में नामांकन कराते और हर महीने वो प्राइवेट स्कूल वाला आपके पेरेंट्स से पैसे मांगते, तो 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये लग जाते। इस हिसाब से आप सोच लें तो 7 साल में कितने खर्च हो जाएंगे। इसी नवोदय विद्यालय कहता है कि नहीं, हम खर्च करेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हें सिर्फ सीखना है, तुम्हें बनना है, देश के काम आने लायक तुम्हें एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है, एक अच्छे डॉक्टर बनने हैं, एक अच्छे इंजीनियर बनना है, एक अच्छा IAS ऑफिसर बनना है, एक स्टेट सर्विसेज का ऑफिसर बनने, एक अच्छा बैंकर्स बनना है, एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, एक अच्छा म्यूजिशियन बनना है, एक अच्छा सिंगर बनना है, एक अच्छा टीचर बनना है, और सबसे ऊपर एक अच्छा किसान, फार्मर मैंने जो भी बनना है अच्छा बनना है, और सबसे ऊपर एक बेहतर इंसान बनना है, एक खूबसूरत इंसान बनना है। इंसानियत का जज्बा हमारे हो। इसीलिए इस उद्देश्य को लेकर इस संस्था की स्थापना की गई कि हमारे देश के जो समृद्ध परंपराएं हैं,
समृद्ध संस्कृति है, हमारे देश का जो गौरव है, देश का जो मूल्य है, वो सब हमारे बच्चों के व्यक्तित्व चरित्र में आ जाए। वो महान लोगों की महान गुण हमारे बच्चों में आए। साथ ही साथ देश और दुनिया में जो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी चल रही है, आधुनिक शिक्षा की तकनीकें हैं, हमारे यहाँ वह भी आए। इसलिए हम भारतीय परंपराओं के साथ साथ हम आधुनिक शिक्षा तकनीकों को भी लागू करते हैं। समय के साथ हम बदलाव ला रहे हैं, हमारे विद्यालय आधुनिक बन रहे हैं। हमारे प्राचीन गुरुकुल सिस्टम के कुछ चीज़ों को हमने लिया। जब आप हाथ जोड़ते हैं और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, ये हमारी भारतीय परंपरा है। जब हम जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारी भारतीय परंपरा है। जब हम एक दूसरे से मुस्कुराकर सबों की भलाई की कामना करते हैं, सर्वे संतु निरामया कहते हैं, तो हम सबकी कामना करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा नारा है, तो हम सबकी भलाई की कामना करते हैं, सबकी शुभकामनाएं देते हैं कि हम भी जिए, आप भी जिए, जियो और जीने दो। तो यह हमारी भारतीय परंपरा है, ये मिट्टी की गंध है। हम पूरी दुनिया को हम एक अपना परिवार समझते हैं, लेकिन साथ साथ जब देश दुनिया में तकनीकें आ गई, कंप्यूटर आ गए, नई नई तकनीकें आ गई, तो हमने उसको भी अडॉप्ट किया। अपने पुराने तकनीकों को हटाकर, पूरे क्लासरूम से ब्लैक बोर्ड को हटाकर हमने वहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगाए, नए नए सॉफ्टवेयर लाए। हमने टीचर्स को ट्रेनिंग दिया कि कंप्यूटर से कैसे पढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चे दुनिया में कहीं भी जाएं तो उन्हें भारतीय मूल्यों के साथ साथ आधुनिक तकनीकें भी आएँ। मेरे हम आपको ग्लोबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा महान उद्देश्य लेकर यह विद्यालय की स्थापना की गई। तो आपका फर्ज बनता है कि जिस विद्यालय में आप हैं उस विद्यालय के बारे में जानें। आपके ऊपर जो संस्था इतना खर्च कर रहा है, इतना ख्याल रख रहा है, उस संस्था के बारे में जानें। आप मुझे बताइए कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर के बारे में जानना नहीं चाहेंगे? हाँ ना बोलिए। आप जिस घर में रहते हैं, which house you are living, you don't want to know? जोर से। अब सवाल यही है कि आप कितना जानते हैं, आप अपने घर को कितना जानते हैं? क्यों नहीं जानते? क्योंकि जानने की इच्छा नहीं हुई, जानने की जिज्ञासा नहीं हुई कि मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, आई हैव टू नो इट। हमारे घर का क्षेत्रफल कितना है, हमारे घर में कमरे कितने हैं, हमारे घर में कितने लोग रहते हैं, हमारे घर में किस दिशा में कौन सी चीज़ें, किचन किधर है, वॉशरूम किधर है, बेडरूम किधर है, स्टडी रूम किधर है, ड्राइंग रूम किधर है, बालकनी किधर है, बैकयार्ड किधर है, कोर्टयार्ड किधर है, आप जानते नहीं। उसी तरह से इतना बड़ा, आप में से कितनों को पता है कि आपके विद्यालय के पास जमीन कितनी है, कितना एकड़ लैंड है? जैन बुद्धमपुर के पास कितना एकड़ लैंड है? किसी को पता नहीं। आपके विद्यालय कैंपस में कितनी बिल्डिंग्स बनी हुई है? किसी को पता नहीं। आपके विद्यालय में एकेडमिक ब्लॉक किस साइड में बना हुआ है? किसी को पता नहीं। आपके विद्यालय के मेस में बैठने की कितनी व्यवस्था है? पता नहीं। उसी तरह से इस संस्था का सबसे बड़ा हेड कौन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके कितने रीजनल ऑफिसेज हैं, पूरे देश में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, इस संस्था को चलाता कौन है, ये कैसे चल रहा है। तो मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूं, आपको जानना बहुत जरूरी है। हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था करने की, अभी आज का जो दिन है ना, वो थीम, आज का जो असेंबली का थीम आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो हमारे संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, कंकरेंट लिस्ट, यानी दोनों, जिस पर राज्य का और केंद्र सरकार का दोनों का अधिकार है, दोनों की जिम्मेदारी है। शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारे यूनियन गवर्नमेंट की भी है और स्टेट गवर्नमेंट की है। इसलिए हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शिक्षा का प्रबंध करती है अपने अपने हिसाब से। तो हमारा जो विद्यालय है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, वो हमारे केंद्र सरकार के अंतर्गत है, यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत है। ये हमारे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत है।
इसके लिए जो भी व्यवस्था होती है, जो संसाधन होते हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियाँ बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, सब केंद्र सरकार से बनती हैं। तो एक बार क्या था कि 1984 के अक्टूबर महीने के आखिरी दिन 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उसके पश्चात उस समय प्रधानमंत्री थी, जगह खाली हो गई। उनको बड़े पुत्र श्री राजीव गांधी जी को उन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बनाया गया। वे विदेशों से पढ़कर आए हुए थे। उनके अंदर ये भावना थी कि हमारा देश बहुत बड़ा है और सबसे बड़ी बात कि मेरा देश विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान, रीति रिवाज, परंपराएं, जलवायु सब अलग अलग है। और इतने बड़े देश में करीब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले देश में आपके जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करीब 3200 किलोमीटर लंबा और रन के कक्ष गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक करीब 2900 किलोमीटर चौड़ा, इतने लंबे चौड़े देश में करीब इतने लोग रह रहे हैं, करोड़ों लोग रह रहे हैं। तो हमारे देश के अधिकांश लोग गाँव में रहते हैं और अपनी जीविका के लिए खेती बाड़ी पर निर्भर है, पशुपालन और खेती करते हैं, जिससे उनकी आय कम है। यहाँ बड़ी असमानता है शिक्षा में। कुछ लोग जो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, अपने बच्चों को शहर के शानदार स्कूलों में पढ़ा लेते हैं, लेकिन ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों में प्रतिभा तो है, लेकिन आर्थिक संसाधन न होने के कारण वे अच्छी शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। उनके दिमाग में बात आई कि क्यों न हम इतने प्यारे देश के लिए, इतने गौरवपूर्ण देश के लिए हम उन गांव में रहने वाले लोगों के बच्चों के लिए भी एक शानदार स्कूल खोलें, एक अच्छा स्कूल खोलें, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करें। उनके दिमाग में बात आई, उन्होंने परिकल्पना किया कि एक अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में एक स्कूल है, दून स्कूल, उनमें पढ़ाई लिखाई हुई थी। वहाँ की व्यवस्था उन्होंने देखा था, आवासीय व्यवस्था में रहकर कैसे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो उनके दिमाग में बात थी कि हम अपने बच्चों को भी कुछ इस तरह से दें। उनके मंत्रिमंडल में एक बहुत ही शानदार शख्सियत के मालिक और विद्वान, कई भाषाओं के जानकार, काबिल मंत्री थे, जिनका नाम था श्री नरसिम्हा राव जी। बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो उन्होंने उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में नरसिम्हा राव जी काम कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी बात कही कि राव साहब, हम चाहते हैं कि हमारे देश में इन गांव में रहने वाले लोगों के बच्चों के पढ़ने के लिए शिक्षा की एक उत्तम व्यवस्था की जाए, एक अच्छी व्यवस्था की जाए। नरसिम्हा राव जी ने आश्वासन दिया कि ठीक है सर, मैं कोशिश करूँगा। कुछ दिनों के बाद फिर मुलाकात हुई, मंत्रिमंडल की बैठक हुई, तो उन्होंने कहा क्या कुछ बात हुई? उन्होंने कहा हाँ, हमने सोचा। नरसिम्हा राव जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जब थे तो उन्होंने इस तरह के विद्यालय, आवासीय विद्यालय चलाया था। तो उन्होंने प्रस्ताव किया कि हम पूरे देश में एक आवासीय विद्यालय खोलेंगे, हर देश के हर राज्य के हर जिले में एक ऐसे आवासीय विद्यालय खोलेंगे जहाँ 6ठी से 12वीं तक हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, आधुनिक शिक्षा देंगे, जिसमें हमारी भारतीय परंपराएं, भारतीय मूल और भारतीय समृद्ध संस्कृति की झलक होगी। तो उन्होंने कहा कि शुरू करिए। तो प्रयोग के तौर पर 2 विद्यालय खोले गए, एक हरियाणा के झज्जर में और दूसरा महाराष्ट्र के अमरावती में, और 40-40 बच्चों को दोनों जिले से सिलेक्ट करके रखे गए। 1 साल तक आवासीय व्यवस्था में रखा गया, अच्छे शिक्षक रखे गए, उनके लिए खाने पीने रहने की अच्छी व्यवस्था की गई, और 1 साल के उनका मूल्यांकन हुआ। तो 1 साल के अंदर ही उनका विकास या शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी परिवर्तन आ गया, काफ़ी बदलाव आ गया। 1 साल के अंदर ही जब उनका मूल्यांकन हुआ तो उनका परफॉर्मेंस ड्रास्टिक चेंज आ गया, और ये देखकर सभी दंग रह गए उन परिणाम को कि हम अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी व्यवस्था दें, अच्छे तरीके से रखें,
तो हम उनमें काफ़ी चेंज ला सकते हैं, काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं और हम सुधार सकते हैं। तब 1986 से यह व्यवस्था लागू की गई कि नहीं, अब एक पॉलिसी बनाते हैं, एक नीति बनाते हैं और हम पूरे देश में, देश के सारे जितने भी राज्य हैं उन सब के जिलों में कम से कम एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्थापना करेंगे। और उस जवाहर नवोदय विद्यालय में हम क्या करेंगे कि 6ठे से 12वीं तक की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करेंगे। तो बच्चे चुने कैसे जाएंगे, बच्चे आएंगे कैसे? तो इसके लिए एक हम राष्ट्रीय स्तर की हम चयन परीक्षा का आयोजन करेंगे, जिसके JNVST कहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। एक एजेंसी के माध्यम से, CBSE के माध्यम से हम यह परीक्षा का आयोजन करेंगे और उस परीक्षा में बच्चों को चुन कर लाएंगे और हम अपने आवासीय व्यवस्था में रखेंगे, सारी सुविधा देंगे, फिर उनका पठन पाठन